हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th की इतिहास का पाठ 1 करेंगे। फ्रांसीसी क्रांति का ये भाग 6 है बच्चों, और ये वर्कशीट 54 यानी 54 है। ये वर्कशीट आपको 17 नवंबर को मिलेगी। और अब हम इस क्रांति के बारे में जो पढ़ेंगे वो मेरे ख्याल से अब इसका अंत है। इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम फ्रांसीसी क्रांति को कवर कर लेंगे और हमारा फ्रांसीसी क्रांति जो है वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हमने ज़्यादातर जितने भी पढ़े हैं 9th में, या आगे चल के हम 10th में भी जो भी हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसमें जितनी भी क्रांतियाँ हम पढ़ेंगे उसमें महिलाओं की जो उनका रोल होता है, उनकी भागीदारी होती है, उनके बारे में विशेष रूप से चर्चा की जाती है। और बोर्ड के एग्ज़ाम में और 9th के पेपर में भी कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे ज़रूर होते हैं जो महिलाओं से रिलेटेड होते हैं, जिनमें उनकी भागीदारी, उनके महत्व के बारे में पूछा जाता है। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं का क्या योगदान था, क्या रोल था। महिलाएं फ्रांसीसी क्रांति की गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थीं। उन्हें उम्मीद थी कि क्रांतिकारी सरकार उनका जीवन सुधारने हेतु कदम उठाएगी। यानी कि वो क्रांति में इसलिए उतरी क्योंकि उनको लगता था कि उनका जो भी हक है, बराबरी का हिस्सा जो भी है, उनको उनके अधिकार मिलेंगे। उन्होंने सक्रिय रूप से इस क्रांति में भागीदारी की। अब हम बात करेंगे आगे। अधिकांश महिलाएं जो थी उनके पास पुरुषों की तुलना में बेहद कम अवसर थे। महिलाओं के पास पुरुषों की तुलना में बेहद कम अवसर थे। महिलाओं ने अपने हितों पर चर्चा करने के लिए राजनीतिक क्लब शुरू किए और अखबार निकाले। यानी कि वो अपने लोगों के बीच में, जो महिलाएं थी, वो आपस में एक संगठन बनाती थी, क्लब करती थी, क्लब में बैठती थी, बातचीत करती थी क्रांति के बारे में। उन्होंने अपने से रिलेटेड अखबार निकाले, जिससे कि वो जो भी दैनिक जीवन की चीज़ें हैं, जो भी उनके महत्व के बारे में बातें हैं, वो उनको समझ सके, जान सके। उनकी एक प्रमुख मांग पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार की थी। यानी कि वो चाहती थी कि उनको भी पुरुषों के समान बराबरी का दर्जा मिले। 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया। अभी निष्क्रिय नागरिक क्या होता है? निष्क्रिय नागरिक का मतलब है कि वो नागरिक जिसका कोई यूज नहीं है। निष्क्रिय मतलब होता है बेकार, खराब। तो अगर आप संविधान में महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक का दर्जा देते हो, जिसका इतना ऊंचा दर्जा है, जो कि इस संसार को चलाती है, लेकिन फ्रांस में उसको क्रांति के बाद, सोचिए क्रांति के बाद ही घटना घटी, क्रांति के बाद उनको निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया। तो उनके लिए तो ये जो भी ये संविधान बना या फ्रांसीसी क्रांति में जो भी उन्होंने योगदान दिया, वो सब उनका जो है वो महत्वहीन हो गया, उसका कोई यूज़ ही नहीं रहा तब। लेकिन फिर भी क्रांतिकारी जो भी चीज़ें हुई, उसके बाद जो भी सुधार हुए, उसमें कुछ कानून ऐसे थे जो उनके हक में थे। जैसे कि लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया, शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया, यानी कि उनकी रजामंदी ली जाएगी, और नागरिक कानूनों के तहत उनका रजिस्ट्रेशन भी किया जाने लगा। तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया और मर्द औरत के दोनों को ही इसकी अर्जी देने का अधिकार दिया गया। अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी और व्यवसाय चला सकती थी। यानी कि वो अपने मर्जी का कोई भी व्यवसाय चला सकती थी, या कोई भी उनको ऑक्यूपेशन चुनना है तो वो अपना काम धंधा भी शुरू कर सकती थी। लेकिन राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहा। इनके नेत्रियों में सबसे महत्वपूर्ण थी ओलम द गूज। यानी कि जो भी ये आंदोलन चल रहे थे महिलाओं की तरफ से, जो संघर्ष चल रहा था, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो महिला थी ओलेम द गूज, इन्होंने इनका नेतृत्व किया था। 1791 में इन्होंने पुरुष एवं नागरिक अधिकार जो घोषणा पत्र जारी किया गया था, उसको बेकार बताया, खराब बताया। महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया गया और महिला अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई। देखिए, पहले जो अधिकार पत्र आया उसमें पुरुष एवं नागरिक अधिकार था, जिसको उन्होंने बेकार बताया और बोला कि पुरुष की जगह महिलाएं भी होनी चाहिए, और उन्होंने महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया। इस दौरान उन्होंने और भी चीज़ें की, जैसे कि आतंकराज के दौरान जो सरकार ने महिलाओं क्लबों को बंद करने या उनको राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की थी। बहुत सी चीज़ें की सरकार ने ताकि महिलाओं का जो भी ये आंदोलन है उनको बंद किया जा सके। नेशनल कन्वेंशन के शासन में ओलम द गूज पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। क्यों? क्योंकि जो ओलम द गूज है वो ऐसा काम कर रही थी, महिलाओं को लीड कर रही थी, तो उनको जो है वो देशद्रोह का मुकदमा उन पर चलाया गया।
और उन्हें फांसी दे दी गई। अंततः सन 1986 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल किया। सोचिए, 1791 में इनका संविधान बन रहा है, लेकिन महिलाओं को इसमें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया। फाइनली जाके 1946 में महिलाओं को उनके अधिकार मिले। सोचिए, इतने टाइम बाद, तकरीबन 150 साल बाद महिलाओं को उनका अधिकार मिला। और अगर हम यही चीज़ भारत की कहें तो भारत जब 1947 में आज़ाद हुआ था और जब 1950 में जब उसका संविधान बना था, तो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों को समान अधिकार दिए गए थे एक साथ। भारत में इस तरह से घटनाएं नहीं घटी कि पहले पुरुषों को अधिकार दिए जाए, बाद में महिलाओं को। भारत की संविधान की यही खासियत है कि यहाँ पर हर तबके के लोगों का ध्यान रखा गया। अब हम बात करते हैं दास प्रथा और क्रांति की। उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। यानी कि जैकोबिन क्लब जो था वो चाहता था कि दास प्रथा को खत्म कर दिया जाए। कैरिबियाई उपनिवेश तंबाकू, नील, चीनी एवं कॉफी जैसे वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्ति करता थे। कैरिबियाई देश जो हैं, जैसे मान लीजिए ये अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका है, तो इसके बीच में जो छोटे छोटे द्वीप हैं इन्हें हम कैरिबियाई द्वीप समूह बोलते हैं। और ये जो देश हैं यहाँ पर काफ़ी हद तक जो है वो गुलाम प्रथा जो है वो चलती थी। अपरिचित एवं दूर देश जाने और काम करने के प्रति यूरोपियों की अनिच्छा से श्रम की कमी को यूरोप, अफ्रीका एवं अमेरिका के बीच त्रिकोणीय व्यापार द्वारा पूरा किया गया। यानी कि जैसे मान लीजिए ये यूरोप है, ये इधर ये अफ्रीका है और इधर अमेरिका है, तो इनके बीच में इस तरीके से त्रिकोणीय व्यापार चलता था। तो जो ये यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका के बीच में जो त्रिकोणीय व्यापार होता था, देखिए बहुत सारे दासों को जो है वो फ्रांस से भी मंगवाया गया था। दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय के कारण नेशनल असेंबली में कई सालों तक जो है कोई कानून पारित नहीं हुआ, क्योंकि दास प्रथा जो है, जो उसको संभालने वाले लोग हैं, चलाने वाले लोग हैं, उनका भय पूरे फ्रांस में काफ़ी सालों तक रहा। सन 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया। इसके बाद नेपोलियन ने दास प्रथा को दोबारा से शुरू कर दिया। यानी कि जब नेपोलियन आया तो 10 साल के बाद उसने दोबारा से दास प्रथा को शुरू कर दिया और बागान मालिकों को गुलाम बनाने की आज़ादी दे दी। फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा जो है वो 1848 में फाइनली फ्रांस से दास प्रथा को खत्म कर दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति की हमें विरासत क्या है। तो फ्रांसीसी क्रांति जो है वो स्वतंत्रता, जनवादी अधिकारों के विचार और फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थी। सन 1789 में सेंसरशिप की समाप्ति हुई। अधिकारों की घोषणा पत्र ने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नेचुरल अधिकार दे दिया। यानी कि कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जो है बोलने का हक रखता है और उसकी आज़ादी जो है, उसके जो भी वो बोलना चाहता है, जो भी उसकी अभिव्यक्ति है, उसको हम छीन नहीं सकते, क्योंकि वो उसकी नेचुरल है। ये विचार फ्रांस से निकलकर बाकी दुनिया में फैल गए। इनके कारण सामंती व्यवस्था का नाश हुआ और औपनिवेशिक समाजों ने स्वतंत्रता के अपने आंदोलनों में दासता से मुक्ति की विचार की नई परिभाषा दी। यानी कि सिर्फ और सिर्फ फ्रांसीसी क्रांति की वजह से यूरोप के अन्य देशों में सामंती व्यवस्था का नाश हुआ और बहुत से जो गुलाम देश थे उनको भी आज़ादी मिली। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ। तो पहला प्रश्न है इस वीडियो का, वो है फ्रांसीसी क्रांति के लिए फ्रांसीसी महिलाओं के लिए क्रांति का क्या अर्थ व महत्व था। तो उसका उत्तर है फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं ने भागीदारी की, पहला पॉइंट। दूसरा, उन्हें लगता था कि क्रांति के बाद उनके जीवन में काफ़ी बदलाव होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नतीजा ये हुआ कि उन्हें फ्रांस में निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दे दिया गया। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की राजनीति और व्यापार में दासों का क्या महत्व रहा। देखिए, जो साम्राज्यवादी देश होते हैं उनके बागानों में जो काम करने वाले होते हैं वो दासी होते हैं। फ्रांस में भी यही व्यवस्था थी। दास जो व्यापारी जो हैं वो इतने प्रभावशाली थे कि उनके भय के कारण फ्रांसीसी असेंबली में कई सालों तक कोई भी कानून जो है वो दास प्रथा के खिलाफ लागू नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के बाद कौन कौन से कानून बने जिनसे आम लोगों का जीवन प्रभावित हुआ। तो बच्चों, आप इसके लिए यहाँ से आंसर ले सकते हैं। तो ये जो कानून बने थे 1, 2, 3, 4, आप इनमें से कोई भी 3 जो कानून हैं उनको लिख सकते हैं। ये कानून बने थे जिनसे फ्रांसीसी समाज में थोड़े से बदलाव हुए थे। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के उन विचारों की सूची बनाइए
जिनका प्रभाव हम अपने जीवन में स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। तो इसका उत्तर है बच्चों कि फ्रांसीसी क्रांति से हमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुता जैसे मूल तत्व तो मिले ही, इसके अलावा जो सामंती प्रथा थी वह दासता से भी लोगों को आज़ादी मिली। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।